नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड वीएसएनए की एमसीक्यू क्लास नंबर 7 करने जा रहे हैं। आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके नए फॉर्मेट पर ही आधारित है, जैसे आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और आपने अगर पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड के निम्न राजवंशों का उनके शासनकाल के संदर्भ में क्रम निर्धारित कीजिए। तो क्रम निर्धारित करते हैं दोस्तों। देखिए, इन सभी में सबसे पहले जो आएगा तो वह दोस्तों आपका कुलिंद वंश आएगा। उनके बाद में कुषाण वंश आएगा, फिर योधे वंश के राजा आएंगे, फिर दोस्तों नाग वंश आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका शासनकाल का क्रम ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कुलिंद नरेशों से संबंधित हैं। तो कुलिंद नरेशों से संबंधित कौन सा राजा है ये हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, धनभूति और अमोघभूति। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये आपके कुलिंद नरेश थे। अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो थी तो वह कुलिंद थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस लेख के अनुसार कुलिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। देखिए, जो आपका कालसी अभिलेख है, कालसी अभिलेख से ये पता चलता है कि जो कुलिंद थे तो ये पहले मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, तो सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बताना है आपको असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत युग्म को देखना है कि कौन सा आपका गलत है। पहला है कि कुलिंदों की प्रथम राजधानी कालकूट थी, तो सही बात है, कालकूट जिसे दोस्तों कालसी कहते हैं। महाभारत में कुलिंदों को कहा गया है तो द्विज बोला गया है। कुलिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न थी, ये बात भी दोस्तों सही है। अमोघभूति शासक था चंदवंश का, तो दोस्तों ये गलत है। जो अमोघभूति था तो ये चंदवंश का नहीं, ये तो कुलिंद वंश का राजा था, और कुलिंद वंश का भी दोस्तों सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। देखिए, यहाँ पर बोला था कि महाभारत में कुलिंदों को कहा गया द्विज और कुलिंद राजाओं को द्विज श्रेष्ठ बोला गया था। ठीक है, प्रथम राजधानी इनकी कालकूट कालसी थी और द्वितीय राजधानी तो शत्रुघ्न थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस विदेशी लेखक ने कुलिंद शासन का वर्णन किया है। देखिए, कुलिंद शासन का जो वर्णन किया तो ये क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, टोलमी ने। ठीक है, तो टोलमी ने इसका जिक्र किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि कुलिंद वंश के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला तथ्य है कि अमोघभूति के काल में कुलिंद, औदुंबर तथा योधे गणराज्यों के मध्य एक त्रिकोणीय संघ का गठन हुआ था। तो दोस्तों ये जो है ये आपका सही है। ठीक है, तो ये जो त्रिकोणीय संघ था इसका गठन किया गया था। किस किसके मध्य हुआ था, तो कुलिंदों के मध्य हुआ, अंबुदर और योधे राजाओं के मध्य। ठीक है, कुलिंद कालीन क्षत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर कुषाण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ये बात भी सही है दोस्तों आपकी। ठीक है, और कुलिंदों की जानकारी का एकमात्र स्रोत कुलिंद सिक्के हैं, तो ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, तो बताना था कि कूट द्वारा सही विकल्प को चुने, तो दोस्तों तीनों ही विकल्प आपके सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बताना है कि कुलिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए, कुलिंद राजाओं की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो ये आपकी देवडुंगा उत्तरकाशी और थत्यूड़ टिहरी इन दोनों क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों
जगह से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है कि कुलिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था। देखिए कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो माना जाता है तो वह अमोघभूति को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों कुलिंद वंश की सर्वाधिक मुद्राएं जो मिलती हैं तो वह अमोघभूति की ही मिलती हैं, जिस कारण इसे सबसे शक्तिशाली राजा माना गया। अगला प्रश्न है कि कुलिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। तो महाभारत में दोस्तों कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ बोला गया और कुलिंदों को द्विज बोला गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेख के अनुसार राज्य में कुलिंदों ने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था, मतलब 500 वर्ष शासन किया था। तो दोस्तों ये जो माना है, ये माना है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। ठीक है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के संदर्भ में इनका जो कार्यकाल है तो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक रहा है। आगे बढ़ेंगे, बताना है आपको अमोघभूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहद तक प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं ये आपकी रजत मुद्रा और ताम्र मुद्राएं दोनों ही प्राप्त हुई हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आप कि अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि इन मुद्राओं में यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनकी मुद्राओं में यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, सही बात है। ये मुद्राएं रजत एवं ताम्र धातु से निर्मित होती थीं, सही बात है। इन मुद्राओं पर आसेक व गोमित्र का नाम उल्लेखित है। तो दोस्तों ये बात गलत है, क्योंकि मुद्रा जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं तो उस पर अमोघभूति का ही नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मुद्राएं खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में जारी की गई थीं। तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इसमें जो गलत है ये आपका ऑप्शन सी गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं में और ये रजत और तांबे दोनों से बनी थी। ठीक है, और खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में जारी की गई थी। आगे बढ़ेंगे कि अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है। तो देखिए संबंध जो है इनका तो ये कुलिंद नरेशों से है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो 3 प्रकार की मुद्राएं जारी हुई थी कुलिंदों के समय, एक अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। अगला प्रश्न है कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में जो लिपि का प्रयोग हुआ है तो ये हुआ है दोस्तों आपका ब्राह्मी लिपि का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था। देखिए अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में जो अधिकार हुआ था तो वह शकों का हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, और शक के बाद में कुषाण आते हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि अल्मोड़ा जनपद से अल्मोड़ा प्रकार की 4 मुद्राएं मिली जिन पर शासकों के नाम हैं। तो इस पर दोस्तों हरिदत्त, मगभट्ट, शिवदत्त और शिवपालित, इन चारों के नाम मिलते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि दोस्तों चारों ही सही थे तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राएं शासकों की हैं। तो किन शासकों की हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये है आपकी गोमित्र की, मतलब यहाँ पर तो जो है आपका देखिए इसका जो आंसर सही बनेगा तो वह बनेगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब शिवदत्त, आसेक और गोमित्र, इन तीनों की ये मुद्राएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इन राजाओं की ये मुद्राएं थी 54 मुद्राएं जो कि कत्यूर घाटी से मिली थीं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में रखी गई हैं। देखिए जो अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं मिली हैं तो इन मुद्राओं को जो रखा गया तो ये आपका ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है चेक करते हैं। ठीक है,
पहला है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुड़िंद वंश के 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी उनमें 8 कुड़िंद राजाओं के नाम मिलते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। सही बात है दोस्तों। अल्मोड़ा प्रकार की विजयभूति की मुद्राएं गढ़वाल से प्राप्त हुई हैं, तो ये बात भी दोस्तों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें असंगत मतलब जो गलत था उसको देखना था, तो दोस्तों गलत कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कटारमल सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संबंध की किसकी पुष्टि करता है? तो ये दोस्तों शकों के निवास की पुष्टि करता है, क्योंकि शकों के द्वारा ही दोस्तों ये सूर्य मंदिर बनवाए गए थे। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए कथनों पर विचार करना है, हमें बताना है फिर कि कौन सा सही है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। पहला है कि युद्ध कालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठाता देवता शूलधारी कार्तिकेय का चित्रण किया गया है। तो सही बात है दोस्तों कि जो शूलधारी कार्तिकेय है तो उनका चित्रण किया गया है। ठीक है, योद्धकालीन मुद्राओं पर योद्धा शासकों के द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। सही बात है। ठीक है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? देखिए कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है दोस्तों आपका तो वह कनिष्क है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कुषाणकालीन जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो ये आपकी गोभिषाण से प्राप्त हुई हैं, मतलब काशीपुर से, खटीमा से, मोरध्वज मतलब कोटद्वार से, वीरभद्र ऋषिकेश से भी। ठीक है, और वीरभद्र ऋषिकेश मतलब वीरभद्र को ऋषिकेश को ही बोलते हैं। तो चारों जगह से प्राप्त हुई हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी जगह से प्राप्त हुई। आगे देखेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? देखिए सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध सिक्के जो जारी किए हैं तो ये किए हैं दोस्तों आपके ऑप्शन ए कुषाणों ने। ठीक है, तो कुषाणों के द्वारा सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए गए। आगे बढ़ेंगे कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो ये था दोस्तों कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुड़िंद शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राएं प्राय होती थीं। ठीक है, तो कैसी होती थी दोस्तों ये हमें देखना है। तो कुड़िंदों की जो मुद्राएं थीं तो ये आपकी चांदी और तांबे से बनी होती थीं। ठीक है, ऊपर हमने देखा भी था कि कुड़िंद राजा जो अमोघभूति था तो उसकी मुद्राएं चांदी और तांबे की बनी थीं। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 सही थे। 2 और 3 का मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश की मुद्राओं में शिव एवं नंदी का चित्र बना था? देखिए शिव और नंदी का चित्र जो बना है तो ये आपका कुषाण राजाओं की मुद्राओं पर बना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कुषाण वंश से संबंधित स्वर्ण मुद्राओं की संख्या को उनके स्थान के साथ कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित करते हैं। मुनि की रेती, तो मुनि की रेती से आपकी 44 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, खटीमा से दोस्तों आपकी 7 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गोभिषाण काशीपुर से, तो गोभिषाण काशीपुर से दोस्तों 3 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और 1 स्वर्ण मुद्रा ये आपकी मोरध्वज से मिली है। तो इसका जो कूट बनेगा तो ये बनेगा 3, 2, 1, 4। ठीक है, मतलब 32-14। तो 32-14 ऑप्शन सी में दिया है और ये दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि मुनि की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं। देखिए मुनि की रेती और सुमाड़ी से जो मुद्राएं प्राप्त हुई तो ये मुद्राएं दोस्तों आपकी कुषाणकालीन मुद्राएं हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महाभारत काल में किस जनपद को गंगा द्वार कहा गया है? तो गंगा द्वार दोस्तों आपका हरिद्वार को बोला गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस नदी को महाभद्रा कहा था? देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग
जो आया था 629 ईस्वी में भारत आया, फिर दोस्तों 634 में उत्तराखंड आया था। ठीक है, तो इसने महाभाद्रा जो कहा है तो ये आपका कहा है दोस्तों गंगा को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए कनिष्क का जो उत्तराधिकारी था तो वह दोस्तों हुविस्क था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हमें कथन देखने हैं कि कौन सा दोस्तों कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं दोस्तों पहले कि गोभिषाण से केपी नोटियाल ने वर्ष 1960 में कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राओं की खोज की। सही बात है। देखिए गोभिषाण मतलब काशीपुर से केपी नोटियाल के द्वारा 1960 में उत्खनन किया गया और 3 स्वर्ण मुद्राओं की खोज की गई थी कुषाण शासक वासुदेव की। ठीक है, कुषाण शासक हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मुनि की रेती से 1972 में 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं कुषाण वंश की। वासु नामक राजा की 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं श्रीनगर से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बताना है कि कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो हमें देखिए गलत को देखना है। तो इसमें जो है ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि तीसरा दोस्तों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है कि योद्धे शासकों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। देखिए योद्धे शासक जो हैं तो उनसे संबंधित कौन सा आपका कथन सही नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों शिवपालित इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। तो दोस्तों गलत है। ठीक है, कुषाणों के पतन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बात दोस्तों सही है क्योंकि कुषाणों के बाद में योद्धे राजा ही आते हैं। जोनसार भाबर तथा कालो डांडा से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये बात भी सही है और ये कुड़िंदों के समकालीन थे। ये बात भी दोस्तों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन ए कि शिवपालित जो है तो ये आपका योद्धे वंश का सबसे प्रतापी राजा नहीं था। आगे बढ़ेंगे कि निम्न राजाओं को उनके राजवंश से कूट के द्वारा सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित कर लेते हैं हम। तो पहला है कि विजयभूति। तो विजयभूति ये आपका कुड़िंद वंश का राजा था। ठीक है, फिर आता है दोस्तों शीलवर्मन। तो ये युगशैल का गोत्रीय वंश का राजा था। अग्निवर्मन। तो अग्निवर्मन ये पूर्व वंश का राजा था। ठीक है, और दोस्तों श्री सेन वर्मन राजवंश। तो ये यदुवंश का राजा था। तो इसका जो कूट बनेगा तो ये बनेगा 43-12। ठीक है, 43-12 चेक कर लेते हैं। 43-12 दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि जोनसार भाबर देहरादून एवं कालोडांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई। देखिए जोनसार भाबर एवं कालोडांडा लैंसडाउन से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो ये मुद्राएं दोस्तों योद्धे राजाओं की प्राप्त हुई हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किरतपुर राज्य क्षेत्र में आता है। तो किरतपुर राज्य क्षेत्र में दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो ये चेक कर लेते हैं हम। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रुहेलखंड, तो ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी क्षेत्र आते हैं किरतपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिसकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में भी उनका वर्णन मिलता है, वह शक्ति कौन सी है। तो वह शक्ति है दोस्तों आपकी ऑप्शन ए कुड़िंद। ठीक है, तो कुड़िंदों की जानकारी महाभारत से भी मिलती है और सिक्कों से भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा शासक जिसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी का प्रयोग के साथ साथ मृग एवं देवी के चित्रों का अंकन था, उसने उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी के बीच क्षेत्र में शासन किया था। तो ये क्या था दोस्तों आपका अमोघभूति ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अमोघभूति
की जो सिक्के थे तो वह ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। ठीक है, उसके सिक्कों पर मृग एवं देवी का चित्र का भी अंकन किया गया था और उत्तराखंड में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा के बीच इसने शासन किया था। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली राजा भी था कुलिंद वंश का। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास में हमने ऐतिहासिक काल से संबंधित प्रश्नों को देखा। ठीक है, धीरे धीरे हम हिस्ट्री जो प्राचीन हिस्ट्री हुई, ठीक है आपकी, तो वह खत्म होती जा रही है। अब इसके बाद में दोस्तों आपका जो आएगा तो वह कार्तिकेयपुर राजवंश आएगा और फिर उसके बाद में दोस्तों हम चंद्रवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने जो पिछली इसकी 6 क्लासेस की हैं आप उन्हें जरूर देखें। और हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति के अंतर्गत कुमाऊनी गढ़वाली और जौनसारी शब्दावली को कर रहे हैं, जिसकी 2 क्लासेस हमने कर ली हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी जरूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।